I would like to introduce Dr. Space Academy. Dr. Space Academy is an online platform where a highly professional team of medical experts will serve and help you to enhance your knowledge regarding medical stuff through visual learning. Dr. Place Academy will also help you in your assignments. We also offer a variety of courses and we also collaborate with different platforms. You can share your queries with us and we help you out. The founders of Dr. Space Academy are Dr. Mohammad Huzaifa, who is the president of Dr. Space Academy, and Dr. Hood Abbas Reddy, who is the CEO of Dr. Space Academy. एंजाइटी के उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका बहुत ज्यादा फिक्रमंद होना, बहुत ज्यादा आपको खौफ आना, बहुत ज्यादा आप अपने आप थॉट्स जो है अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते आप अपने थॉट्स को। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा बेआराम हो जाते हैं, चिड़चिड़ा होना और कंसंट्रेट ना कर पाना, ये है एंजाइटी के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी इंक्लूड इंक्रीज हार्ट रेट, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, चेस्ट पेन, अपसेट stomach, nausea, diarrhea, muscle tension, fatigue and difficulty sleeping or staying asleep. फिजिकल सिम्टम्स जो है एंजाइटी के, जब आपके एंजाइटी अटैक्स होते हैं, जब आप एंजाइटी के अंदर सिचुएशन के अंदर होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका जो है वो हार्ट रेट जो है वो तेज होने लग जाता है। कभी तेज होता है, कभी कम होता है। इसके आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आता है बहुत ज्यादा, आपके हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं, आपको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, आपको जो है आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है। इसके अलावा आपको नोजिया की जो है वो शिकायत आती है, डायरिया के, मसल टेंशन, मसल के पेन होना वगैरह, और सोना, आपका जो स्लीप स्केड्यूल होता है वो डिस्टर्ब होता है ओवरऑल। डिप्रेशन की तरफ चलते, डिप्रेशन जैसे मैंने अभी बताया था कि एंग्जाइटी जो है वो हमारे फ्यूचर से रिलेट करती है और डिप्रेशन हमारे पास से रिलेट करता है। तो जब आप डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन आपको अपने आप आज से नहीं बाहर आ पाते हैं, ठीक है, और आप जो है वो फ्यूचर की तरफ नहीं लीड कर पाते। डिप्रेशन refers to a mental health disorder characterized by enduring feeling of sadness, hopelessness and loss of interest in previously enjoyed activity. डिप्रेशन मेंटल हेल्थ एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा उदासी होती है, बहुत ज्यादा नाउमीदी होना शुरू होती है। आप जो एक्टिविटीज वगैरह अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं उसमें आपका बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो है डिप्रेशन के, उसमें सबसे पहले आ जाता है सैडनेस आती है, उदासी होना, होपलेसनेस, नाउमीदी, बहुत ज्यादा नाउमीदी होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजर एक्टिविटीज, ठीक है, आप लोग स्टार्ट होता है, आपको कंसंट्रेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको अपने जो डिसीजन होते हैं फैसले करने उनमें बहुत मुश्किल आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन आना और अपने आप के अंदर गिल्ट फील होना। इसके अलावा आपकी जो है वो एपेटाइट आपके वेट में भी होता है जब आप डिप्रेशन में चल जाते हैं। कुछ लोग जो है वो परेशानी में आके खाना कम कर देते हैं और कुछ लोग खाना ज्यादा कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो है वो पेट भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है। इसके अलावा आपको जो है वो सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाती है। ये थे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। फिजिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन कैन इंक्लूड fatigue और lack of energy, changes in appetite or weight, sleep disturbances such as insomnia और oversleeping। अच्छा, फिजिकल सिम्टम्स में जैसे मैंने बताया कि आपकी जो है वो एनर्जी एकदम खत्म हो जाती है, जो बॉडी एक एनर्जी होती है, आप एनर्जेटिक होते हैं, वो खत्म होना शुरू होती है। इसके अलावा आपको बॉडी पेन बहुत आते होता है और आपकी एपेटाइट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपका वेट डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है, आपकी स्लीप जो है, आपका स्लीप शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब होता है, या तो आप बहुत ज्यादा सोते हैं या आप जो है इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं सोते, ठीक है, रेस्टलेसनेस हो जाते हैं, बेआराम हो जाते हैं। और जो है आपका जो रोजमर्रा की डेली लाइफ में आप जिस तरह से काम करते हैं, काम कर रहे थे, वो आपका जो है वो स्लो होना स्टार्ट होता है। इसके अलावा सर में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, आपका डाइजेस्टिव जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो डिस्टर्ब होता है और इसके साथ जो है आपको जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। अच्छा, हाउ टू इवेल्युएट आवर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। देयर आर 7 steps through which we can evaluate anxiety and depression. First include self-assessment, clinical interviews, standardized tools, physical exams, collateral information, diagnostic criteria, monitoring। और ये जो 7 steps होते हैं, ये जो वैल्यूएशन होते हैं, ये एक साइकोलॉजिस्ट करते हैं या एक जो है वो साइकेट्रिस्ट करते हैं। इसमें जो है वो इवेल्युएशन में जो है वो साइकोथेरेपिस्ट भी आती हैं और एंग्जाइटी को लेके, डिप्रेशन को लेके जो है वो कल्चरल टेस्ट भी आते हैं कि आपकी जो है वो
डेली लाइफ किस तरह से अफेक्ट हो रही है, और साइकोथेरेपी और जो है इसका जो फर्दर आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारे स्पीकर गेस्ट वन जो है वो साइकोलॉजिस्ट अली हमजा, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल सर। Okay, so first of all, I would like to thank the Academy to holding this webinar, and I would like to welcome all the audience and all the students and all the members who have joined us in this online webinar. Guys, I'm psychologist Ali Hamza, and I'm going to explain all these problems further on. Now, अब तक आपने देखा है कि ठीक है, एक एंजाइटी और डिप्रेशन की आपने थोड़ी सी ये देख ली है, और अब यहाँ पर आगे एक और चीज़ आ जाती है। क्या साइकोलॉजी सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन या इससे रेलिवेंट ही चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं? इसके अलावा भी बहुत कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोलॉजी एक बहुत ही वाइड डोमेन है। इसमें आपकी सोशल, कल्चर, एकेडमिक्स और मेंटल वेल्थ है हो गई, उसके अलावा इमोशनल हेल्थ हो गई, तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं। सो जस्ट इस चीज़ पे इसके नहीं होता कि आप लोग कहेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर तमाम तर आपकी लाइफ का ईच एंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट है वो हुआ करता है। काइंडली मुझे चैट में बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हो गई है, ताकि फिर मैं आपसे पीपीटी पे शेयर करूँ। ओके, सो अब आप लोगों ने देख लिया एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होती है। अगर सिंपल वर्ड में, सिंपल फ्रेज में हम उसको सम अप करें तो एंजाइटी यूँ समझने के एक फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी है जो फ्यूचर से रिलेट करती है, और डिप्रेशन आपकी एक फेयर ऑफ गिल्ट है जो आप ऑलरेडी भुगत चुके हैं, या आपका लाइफ एक्सपीरियंस जो भी बुरा गुजरा है, अच्छा गुजरा है, उससे जो एक्सपीरियंस गेन किया है, वो उससे जो गिल्ट डिवेल्प हुआ है वो आपकी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, साइकोलॉजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो जो डिस्पेयर है, वो जो गिल्ट है, वो आप डिप्रेशन से रिलेट कर सकते हैं, अगर ये सिंपल फ्रेज में कहें तो। एज सच ये तमाम तर तो अग्री नहीं करते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए ऐसे फ्रेजेस यूज़ करता हूँ। अब ऐसी और भी प्रॉब्लम है, ओसीडी आ गया, ठीक है, ऑब्सेशन कंपल्शन, पीटीएसडी आ गया, इसके अलावा बहुत सी अराउंड देयर आर मोर देन 200 डिसऑर्डर्स जिसमें साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प आउट कर सकती हैं। अब उनको तमाम तर को ट्रीट करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो मेथड्स मोस्टली साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं उन्हें साइकोथेरेपीज कहा जाता है। अब साइकोथेरेपी क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा देखना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोगों को ये पता होना चाहिए साइकोथेरेपी, इसमें देयर आर मोर देन 400 डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोथेरेपीज, ठीक है। जस्ट लाइक यू गाइस नो दैट कि जब हम ड्रेसेस पहनते हैं तो उसमें मल्टीपल डोमेन्स हुआ करते हैं, पैंट, शर्ट, सूट, शलवार, कमीज। देयर आर सिमिलरली जो साइकोथेरेपीज है इसकी भी 5 मुख्तलिफ डोमेन है। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है साइकोडायनामिक, फिर बिहेवियर, फिर कॉग्निटिव, फिर ह्यूमनिस्टिक ट्रीटमेंट, और उसके बाद आती है एक फिफ्थ है बायोमेडिकल, जिसको आप मेडिसिन या ट्रीटिंग इलनेस विद द यूज ऑफ मेडिकेशन और ड्रग्स। अब इनको थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए साइकोथेरेपी है क्या, इनमें कौन कौन सी थेरेपीज हुआ करती हैं, और जो आपने 2 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को अभी हम डिस्कस करें, एंजाइटी और डिप्रेशन, उनको आप किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं और किन किन थेरेपी से रिजॉल्व कर सकते हैं, और कौन से साइकोलॉजिस्ट किन्हें प्रेफर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस एक ऐसा स्कूल है, इसमें सिगमंड फ्रॉइड इसके फाउंडर थे, और उन्होंने कहा था कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं, नो मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम वी फेस, ये तमाम तरह हमारी अनकॉन्शियस जो ब्रेन है, अनकॉन्शियस माइंड है, उसकी बदौलत हुआ करती है। कि जो भी है हमारे अनकॉन्शियस में तमाम तर अननोन फिनोमिनास टेक प्लेस हो रहे हैं, और उनकी वजह से हमारी लाइफ मैसअप हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जब उन्होंने कहा कि अनकॉन्शियसनेस से ठीक है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उनको जो सोल्यूशन बताया था, उन्होंने 2 सोल्यूशन बताए थे। एक था फ्री एसोसिएशन, द सेकंड वन इज ड्रीम इंटरप्रिटेशन।
अब फ्री एसोसिएशन में सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि जैसे आप लोगों के माइंड में एक है सिंपल स्केच हुआ करता है कि टॉक थेरेपी का जिस तरह हुआ करता है कि हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक पर्सन जाता है, उससे वो बातें कर रहा होता है कि इंटरव्यू टाइप डिस्कशन टाइप कर रहा होता है और उसमें उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, तो वो फ्री एसोसिएशन में आ जाती है। उस फ्री एसोसिएशन में ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट आपको बिठा देगा और आपको अलाउ करेगा ओके सॉर्ट्स जो भी आपके माइंड में आ रहा है उस तमाम तर इन्फॉर्मेशन को अपने सामने रखें, मतलब बोलते जाएं नॉन स्टॉप। जिस तरह आप लोग देखते हैं बिल्कुल जम्बल्ड आपके थॉट्स हो सकते हैं या स्ट्रेट नहीं होंगे, मे बी मल्टीपल डोमेन्स मिक्सअप और ये मल्टीपल सिनेरियोज को आप मिक्सअप करें। तो फिर एसोसिएशन में ये होता है कि आप जितने भी थॉट्स होते हैं उन तमाम तर को मिक्सअप ही हैं, जैसे भी हैं, जिस मर्जी फॉर्म में वो आप अपने ब्रेन से निकालते हैं और साइकोलॉजिस्ट फिर आपको हेल्प आउट करता है उनको अलाइन करने में और आप ताकि फिर कोई डिसीजन की तरफ आ सके। और ये ज़्यादातर यूँ समझ लें आपकी कन्फ्यूजन स्टेट हुआ करती है। देन देयर इज ड्रीम इंटरप्रिटेशन कि आपको ड्रीम्स किस टाइप के आते हैं और ड्रीम्स के अंदर आपके ऑलरेडी जो ड्रीम्स जो एग्जिस्टिंग है उसके अलावा भी आ जाते हैं। इसमें ये आ जाता है कि आप डे ड्रीमिंग जिसको आप कहते हैं वो भी डे ड्रीमिंग जो आप कहते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और डे ड्रीमिंग में ये हुआ करता है कि जो ख्यालात आपको आ रही हैं आप खुद को किस तरह परफेक्शनिस्ट में है, जिस तरह भी आप खुद को देखते हैं, खुद को किस दुनियावी किस नज़र से देखते हैं, खुद को आप किस तरह मोल्ड करना चाहते हैं, तो ये ड्रीम इंटरप्रिटेशन में आ जाता है। उसके बाद है बिहेवियरल थेरेपीज। अब इसी तरह जिस तरह साइको एनालिसिस में कहा गया, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तमाम तर अनकॉन्शियसनेस की वजह से हमारे, ठीक है, मतलब जो भी आप लोग फेस करते हैं। इसी तरह एक बिहेवियर थेरेपिस्ट थे, उन्होंने कहा था नहीं, आप लोग जो भी गलती करते हैं, जो भी मिस्टेक करते हैं, जो मेसअप करते हैं, ये आपका एक लर्न बिहेवियर हुआ करता है। आप इसको सीखेंगे पहले और फिर इसको ऑप्ट करेंगे। ये एक सेंसिबल बात भी है। इसका अगर हम सिंपल करें तो इस तरह कह सकते हैं, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उस छोटे बच्चे की उस पैदाइश से लेकर 20 साल की उम्र तक वो कॉन्टिन्यू, वैसे तो कहा जाता है कि कब्र तक, लेकिन हमारा क्या है कि 18 साल तक बच्चा बहुत तेजी से ग्रो करता है, तो उस फेज में वो सीख रहा होता है, इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, इंफॉर्मेशन मोल्ड कर रहा है, अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके यूज कर रहा है, और फिर जिस तरह वो उसका यूज कर रहा है उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उसके बिहेवियर को चेंज करेंगे। अब ये तो हो गया बिहेवियर थेरेपिस्ट। उसने फिर जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएशन का उन्होंने प्रोसेस बता दिया कि ठीक है आपकी जो प्रॉब्लम बनेगी वो आपकी लर्न प्रॉब्लम्स हुआ करेगी, आपने उसको कहीं ना कहीं से सीखा होगा या आपने जो डिसीजन लिए हैं वो कहीं ना कहीं पे गलत उस रिजल्ट्स को आप ले आए हैं कि आपसे एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं किया उन्होंने, जो भी रीज़न हो सकता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने मल्टीपल थेरेपीज बताई थी। उनमें क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाती है, ओपन कंडीशनिंग आ जाती है और डीबीटी डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी आ जाती है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपन कंडीशनिंग, सिंपल, ये थोड़ी सी इसमें यूँ समझने कि आपको सिखाया जाता है, ठीक है। अब इसमें मेरी एग्जांपल यहाँ पे जो दी हुई है क्लासिकल कंडीशन में, इसमें होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन को रिलेट किया जाता है आपकी प्रॉब्लम से। इसमें जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है वो ये है कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं, वो एक कैंडी बार हो सकता है या कोई कुकी हो सकता है, और आप उसकी तरफ फोकस नहीं हुआ करते, आप खा लेते हैं उसे, और थोड़ी देर के बाद आपको पता चलता है कि उसके ऊपर कीड़ियाँ थी, ठीक है, और आप उसके बाद उसको वॉमिट कर देते हैं। अब जब भी आपके सामने दोबारा वो कैंडी बार या बिस्किट आएगा तो क्या होगा, आपकी वही जो पहले वाली जो एक्सपीरियंस था वही आपके सामने आ जाएगा और आपका मूड चेंज हो जाएगा और आप लेट हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब जो सिवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ जाएगा वो इसकी इंटेंस फॉर्म हो जाएगी, मतलब कोई भी एक सिनेरियो जिससे पीटीएसडी में हुआ करता है, स्पेसिफिक एक कंडीशन की वजह से एक पर्सन बिल्कुल अपने होश आवाज खो बैठता है, जैसे पैनिक अटैक में होता है कि बंदा बिल्कुल ही फिजियोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी नम हो जाता है। तो ये इस तरह कंडीशन के साथ रिलेट करती है आपकी प्रॉब्लम, और फिर इसी तरह उस कंडीशन को फाइंड आउट किया जाता है और उसके फिर आपके कोपिंग मैकेनिज्म बनाए जाते हैं। देन देयर इज ओपन कंडीशनिंग। ओपन कंडीशन में ये हुआ करता है कि आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम के साथ उस पर्सन की बिहेवियर को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम है, छोटे बच्चे को हम पास कराना, हम क्या करते हैं, लालच देते हैं उसे कि आपको हम कैंडी देंगे, आप होमवर्क करो, टीचर आपको कैंडी देगी, स्टार बना देते हैं छोटे बच्चों के डायरीज पे, फेसेस पे। उससे क्या होता है, उससे आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं उस बच्चे के उस स्पेसिफिक बिहेवियर को जो आप चाहते हैं वो बच्चा प्रमोट करे, उस बिहेवियर को ऑप्ट करे, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। और यहीं पर जो बच्चा आप चाहते हैं कि उसका बिहेवियर आप नम करना चाहें तो उसको आप मारते हैं, आप उस बच्चे को बताते हैं कि ये बिहेवियर सही नहीं है। और उसके बरक्स ये भी होता है कि आप उस बच्चे को अगर इग्नोर करें और उसका रिस्पॉन्स शो ना करें, रिएक्ट ना करें उस बिहेवियर पे, वो ज़्यादा इफेक्टिव हुआ करता है एज कम्पेयर टू मारना। The third is dialectic behavior therapy. DBT is one of the most used psychotherapy in psychology. इसमें ये हुआ करता है कि आपका खुद के ऊपर फोकस किया जाएगा,
ठीक है, यानी कि ठीक है, आपका जो पास्ट है, जो भी आपके डिप्रेशन में है तो आपकी कोई गलती की है या पीटीएसडी है तो कोई ट्रॉमा है, आपको उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। आपको वो एक्सेप्टेंस का जो एलिमेंट है आप में वो पैदा किया जाएगा कि इट्स ओके, लाइफ इज ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी होगा स्पेसिफिक ट्रिगर है तो स्पेसिफिक सिचुएशन होंगी और उसके पे स्पेसिफिक मैकेनिज्म होते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि दो पर्सन को सेम प्रॉब्लम हो और एक पर्सन का ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट हो, दूसरे का डिफरेंट हो। एक पे जो साइकोथेरेपी एप्लीकेबल है वो दूसरे पे ना हो, ये भी पॉसिबल है। एक पे डीबीटी एप्लीकेबल है, दूसरे पे ना हो, फिर उस पर क्लासिकल कंडीशन अप्लाई करेंगे, नहीं हो तो ओपन कंडीशन, वो नहीं हो तो हम कोई और अप्लाई करेंगे। और ये साइकोथेरेपी का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हुआ करता है। इसमें आप एट द वेरी लीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट दैट अ फ्यू मंथ्स इज गोइंग टू टेक प्लेस, मस्ट few months are compulsory to change a behavior। तो इसमें डीबीटी में ये होगा कि आपका एक्सेप्टेंस का एलिमेंट पर किया जाएगा कि ठीक है, आपने जो भी हो गया उस बिहेवियर को वहीं पे सम अप किया जाएगा और उसके बाद उसका आपका बिहेवियर को सॉरी चेंज करने के लिए आपका उसका फेस करवाया जाएगा। लाइक जैसे आप लोग देखते हैं मूवीज वगैरह में, क्योंकि मूवीज मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि आप तमाम तरह मूवीज देखती होंगे। अगर मैं कह दूंगा साइकोलॉजी बुक पढ़ी होगी तो आई एम नॉट श्योर कि आप में से किसी ने इतनी खास पढ़ी होंगी। तो बुक मूवीज में ये हुआ करता है कि आपको दिखाते हैं साइकोलॉजिस्ट छोटी छोटी टिडबिट्स उस पर्सन को ट्रीट करने के लिए ट्रॉमा से थोड़ा थोड़ा उसकी इंटेंसिटी लो करते हैं, फिर इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं और उस बंदे को उस ट्रॉमा से निकालते हैं। इसमें ये एग्जांपल ले लें आप कि एक पर्सन है कि वो सांप से डरता है। अब उसका आप क्या करेंगे, साइकोलॉजिस्ट आहिस्ता आहिस्ता उसके गपशप मारता मारता अनकॉन्शियसली एक सांप का लफ्ज उसके सामने बोल देगा, ठीक है। वो बच्चे देखेगा रिएक्ट कैसे, आहिस्ता आहिस्ता जब वो उस वर्ड से कोप अप कर लेगा, उस नाम से कोप अप कर लेगा, फिर उसके सामने पिक्चर्स ये सब चीज़ें लेकर आएंगे, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दी जाएगी। और जब पिक्चर्स वगैरह से कर लेगा तो फिर उसकी डमी वगैरह हम लाके उसके सामने रख सकते हैं। वो डमी से कोप अप हो जाएगा, फिर हम एक रियल स्नेक उसके सामने ले आएंगे। एक मतलब उसने वो जो उसका फोबिया है या जो भी रीजन है उसकी एंजाइटी या डिप्रेशन का, उसको फेस कर लेगा तो ऑब्वियसली दिस पर्सन इज गोना कोप अप विद इट वेरी वेल और उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और अपनी प्रॉब्लम से निकल आता है। और मोस्टली यही हम देख रहे होते हैं और हमारे जो मेंटल असाइलम्स हुआ करते हैं उनमें ज्यादातर यही यूज की जाती है, डीबीटी और सीबीटी। देन देयर इज कॉग्निटिव थेरेपी। अब कॉग्निटिव थेरेपी इसमें ये हुआ करता है कि आपके जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, हायर मेंटल प्रोसेस, कॉग्निटिव पैटर्न्स जो हैं उनके ऊपर वर्क किया जाता है। और कॉग्निटिव पैटर्न में आप यूँ समझ लें आपका थॉट प्रोसेस हो गया, आपकी परसेप्शन हो गई, आपकी डिसीजन मेकिंग हो गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होंगे, जितने भी ये चीज़ें आपके ब्रेन में चलती हैं, आपने इसके ब्रेन के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन तमाम तर को आप ये कह सकते हैं कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। वो अब उस कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है कि कॉग्निटिव प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होंगी, कॉग्निटिव थेरेपी में हम उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे जिसमें आपकी कॉग्निटिव वाइज प्रॉब्लम, मतलब आपके थिंकिंग पैटर्न में प्रॉब्लम हो। जिस तरह हमारी सोसाइटी में बहुत से जो जनरल साइकोलॉजिकल एरर्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हम उनको बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। वो देखा जाए तो वो यूँ समझ लें कि हमारी एक बहुत ही माइल्ड किस्म की कॉग्निटिव एरर जो है वो हमारा प्रॉब्लम है। अगर हम उसको रिजॉल्व ना करें तो उससे ये होगा कि हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, हमारा थिंकिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। वो जिससे सुपर पोजिशन का हुआ करता है। सुपर पोजिशन क्या होता है कि कौवा दीवार पे बैठे काएं काएं कर रहा तो मेहमान आएंगे, जूती आगे पीछे आ गई एक दूसरे के ऊपर तो ट्रैवल करेंगे। इस तरह की बहुत सी हमारी सोसाइटी में चल रही हैं। तो ये सब क्या हुआ करता है, ये आपके उस कॉग्निटिव प्रोसेस से मेसअप हो चुके हैं, ठीक है। एक बहुत ही माइनर इसका कैरिंग सेवेरिटी है और इन्हीं की इंटेंसिटी बढ़ जाए, हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स वगैरह पैदा हो जाए, आपके थॉट प्रोसेस इस कदर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, तब आप यूँ कह सकते हैं आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में मुलविस हो जाएंगे और वहाँ पर फिर साइकोलॉजिस्ट आपको थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। और फिर आप किस डोमेन में आएंगे, कॉग्निटिव थेरेपी आपके ऊपर लाजमी अप्लाई की जाए, क्योंकि आपके थॉट पैटर्न डिस्टर्ब है। थॉट पैटर्न के अंदर आप यूँ कह सकते हैं कि ऑब्वियसली हेलुसिनेशन है तो आप इजीली कुछ ऐसे फिनोमेनास फील कर पा रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। डिल्यूजन में सेम इसी तरह की आप डिल्यूजनल हो चुके हैं, आप बिल्कुल ही दूसरों को वैल्यू नहीं देते और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वगैरह जो भी आप कह लें, देयर आर नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स जो इस डोमेन में आ जाते हैं। तो उनमें प्रॉब्लम होगी, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो मेनली यूज़ की जाती हैं वो एक है सीबीटी और एक है आरबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और रैशनल इमोशन बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक 3 डायमेंशनल थेरेपी है, ठीक है, सीबीटी, और सबसे ज्यादा डीबीटी से भी ज्यादा सीबीटी यूज होती है। अब कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें क्या हुआ करता है, इसमें आपका बिहेवियर एज वेल एज कॉग्निटिव फैक्टर्स, इन दो चीजों के ऊपर साइमल्टेनियसली वर्क किया जाता है। अब इसमें ये हुआ करता है कि आपका जो थॉट पैटर्न है और जो उसका आउटकम है, जो कि एक्चुअली आपका बिहेवियर हुआ करता है, वो हैंड टू हैंड वर्क करता है।
अब वो दोनों क्योंकि एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट आपके उनमें से किसी एक चीज़ को रेगुलेट करवाएगा, या तो आपकी बिहेवियर चेंज करवाएगा या आपके कॉग्निटिव प्रोसेस को चेंज करवाएगा। तो दूसरा क्योंकि उसके साथ कोरिलेट हुआ होता है, वो खुद ब खुद चेंज होता है। कैसे? जैसे मैम ने भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था डिप्रेशन का। डिप्रेशन में उन्होंने क्या कहा था कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज नम हो जाती है, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सैडनेस। उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज आप डिप्रेशन में हैं, तो डिप्रेशन में क्या होगा कि आप कमरा छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, बिस्तर से उठना पसंद नहीं करेंगे, जो आपकी यानी कि स्टेमिना लेवल है, जो फिजिकल एनर्जी है, वो बहुत कम फील करेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये है कि साइकोलॉजिस्ट आपको कहेगा कि इसको सोचना बंद कर दें, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो हुआ करता है वो हमारे अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल हुआ करता है। तो मे बी कॉग्निटिव वाइज वो उसकी थेरेपी ना हो सके सॉलिड, ना उसको हम अप्रूव करवा सकें। तो इसका बरक्स क्या कर सकते हैं, हम उसके बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम कहीं खड़े हो जाओ और जाए रनिंग के लिए जाए। जो पर्सन रनिंग के लिए जाएगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा, जो उसका वो स्टेमिना वो दोबारा गेन करेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले उस कमरे से निकल नहीं पा रहा, लेकिन अगर उसको ज़बरदस्ती जिम ले जाए या उसको वॉक के लिए कहीं भेज दिया जाए या उसको जॉगिंग के लिए ले जाया जाए किसी पार्क वगैरह में, तो उसका बिहेवियर ऑब्वियसली रेगुलेट होगा, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। और ये पहले दिन, मैं नहीं कह रहा कि ज़्यादा चेंज आएगा, लेकिन पहले दिन लाजमी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। जब बिहेवियर चेंज होगा उस पर्सन का, वो बिहेवियर क्यों चेंज होगा? क्योंकि जब एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होंगे तो उस पर्सन के जो इमोशंस वो रेगुलेट होंगे, इमोशन चेंज होंगे। जो एक्सट्रीम सैडनेस का फैक्टर है वो थोड़ा कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बाहर जाएगा, दो चार लोगों से मिलेगा, कोई एक दो अच्छा फूड खाएगा, है फ्रेश हवा में जाएगा, वॉक करेगा, उसकी बॉडी जब दोबारा एनर्जी रिगेन करेगी, तो उसकी बॉडी जब एक्टिव हेल्दी हो जाएगी, तो उसका ब्रेन भी उसके साथ साथ फिर कोप अप करेगा। तो जब उसका बिहेवियर चेंज होगा, उसके इमोशंस रेगुलेट होंगे, तो ऑब्वियसली उसका जो थॉट पैटर्न है वो कहेगा यार मैं वैसे ही पागलों की तरह उसमें पड़ा था कमरे में, मैं पहले क्यों नहीं निकला हूँ। तो इस तरह के आ जाते हैं। जिस तरह आप लोग देखते होंगे लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उसके बाद हम कहते हैं काश मैं इस तरह कर लेता, या मैं पहले ही ये सब समझ लेता, कितनी ये बात अच्छी थी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, यही है कि आप उसको कोप अप कर लेते हैं। तो इसी तरह जब एक पर्सन डिप्रेशन से कोप अप करेगा, उसके बिहेवियर को आप चेंज करेंगे, तो उसके कॉग्निटिव फैक्टर बाद में चेंज होंगे और वो पर्सन नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। देन देयर इज रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। अब इसमें ये हुआ करता है कि उस पर्सन के जो कॉग्निटिव पैटर्न्स हैं, जैसे हमने पढ़ा थॉट पैटर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, इनके ऊपर वर्क किया जाता है। और इसमें ये हुआ करता है कि उस पर्सन के इरेशनल थॉट्स हुआ करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि आपने सुना होगा कि मूवीज़ वगैरह में देख रहे होते हैं, सॉरी मूवीज़ वगैरह देखने होते, कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन को आप देखिए ना जो कॉग्निटिव वाइज डिस्टर्ब हो, उसका ये कहना होगा कि मैं मूवीज़ देख रहा हूँ तो पर्सन मुझसे डायरेक्ट बात कर रहा है, जो भी बात हो रही है वो खुद ही पर्सनल ले जाता है कि मुझे से बात हो रही है और मेरे ही मुतल्लिक ये बात की जा रही है, और फिर वो उसके लिए रिएक्ट करता है उसके बरक्स। तो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या हुआ करता है कि आप उसके उस इरेशनल थॉट है ना, उनको ब्रेक करते हैं, और उनकी जगह जो गैप क्रिएट होता है उसमें आप लॉजिकल सेट ऑफ रियलिस्टिक यूँ समझ लें, लॉजिकल रीजनिंग आप वहाँ पर रखते हैं और उसको मजीद कोप अप करने की स्ट्रेंथन करते हैं। अब इसमें जो मेन फैक्टर है वो क्या है कि इरेशनल थॉट्स है, उसको पहले ब्रेक करेंगे, उसकी जगह एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगी और उस एम्प्टी स्पेस को हम लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल और रियलिस्टिक रीजनिंग, रैशनल थॉट से फिलअप करेंगे। जब उससे फिलअप करेंगे, ऑब्वियसली हम ये तो नहीं कह सकते कि तमाम तरह एक ही या 8-10 सेशंस के बाद वो पर्सन के जो इरेशनल थॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ चेंज हो जाएंगे रैशनल में, कुछ वो सप्रेस कर लेगा, कुछ उसको अनरेलिवेंट लगेंगे तो उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना शुरू कर देगा, इग्नोर करना। और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंसेस वो देखेगा अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा इसके बाद ये है, इसके बाद ये रिजल्ट आ रहा है, तो लर्न करेगा। इसलिए तो उसके कॉग्निटिव थॉट सेम वही सीबीटी वाला फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। जब बिहेवियर चेंज होगा तो उसके कॉग्निटिव फैक्टर जो इरेशनल थॉट पैटर्न्स हैं वो तमाम तरह रैशनल बन जाएंगे। देन देयर इज पर्सनल सेंटर थेरेपी, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मुख्तलिफ डोमेन है, उसमें ह्यूमनिस्टिक डोमेन है। ह्यूमनिस्टिक डोमेन का ये कहना है कि जो हम इंसान हैं वो बाय नेचुरल फोर्स हम बिल्कुल अपना पीक गेन करने के लिए, अपने 100% पोटेंशियल गेन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अब वहीं पे लेट्स सपोज कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो आपके एकेडमिक लाइफ में हो सकती है, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, किसी भी लाइफ में, फैमिली लाइफ में कहीं हो सकती है प्रॉब्लम क्रिएट, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ह्यूमनिस्टिक अगर प्रॉब्लम आपको दिखती है कि ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है की जरूरत पड़ती है आपको, आप अपने इस पोटेंशियल को रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सनल सेंटर्ड थेरेपी यूज की जाती है। इसमें क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें ये हुआ करता है कि आपको आपके ऊपर वर्क किया जाता है ताकि आप अपनी पोटेंशियल को गेन करें। जब आप उस पोटेंशियल को अपने उस द
जिसे हम कहते हैं ना बीस्ट फॉर्म, आपकी जो आपकी पीक हुआ करती है पोटेंशियल की, जब आप उसको रीच कर लेंगे तो आप खुद ही अपनी उस प्रॉब्लम के साथ कोप अप करना स्टार्ट कर देंगे। इसकी एग्जांपल यही है कि इसे कैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम कि पर्सनल सेंटर्ड आ गई। पर्सनल सेंटर में यही है कि जब आप एक गिलास को भर देते हैं तो क्या होता है, वो भर जाएगा, उसमें जगह नहीं बचती है, ठीक है, और उसका जो फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है जो उसका पानी का अपने अंदर कंज्यूम करने का, वो फिल अप कर लेते हैं। तो इसी तरह जो ह्यूमन, अगर आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फॉर्म को, जो अपनी पीक है उसको गेन कर लेते हैं, तो क्या होगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, उसको रेगुलेट कैसे करना है, उस इंफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट कैसे करना है अपने बिहेवियर में, और किस तरह अपने आप में चेंजेस लेकर आपके ऊपर फोकस किया जाता है कि आप अपनी पीक को, अपने उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअल फॉर्म को गेन करें। और जब आप उस फॉर्म पे पहुंच जाएंगे तो आप साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली, उसके अलावा सिक्योरिटी वाइज तमाम तर पैटर्न्स में, तमाम तर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, डोमेन्स ऑफ लाइफ में सिक्योर फील करेंगे। और तब इसमें ये होगा कि आप जो भी प्रॉब्लम आपके पास है, जो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी ट्रॉमा डेवलप होगा, आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। अब ये तो हो गई यहाँ पर, और इसके अलावा बहुत सी थेरेपीज हैं, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, सेल्फ हेल्प थेरेपी आप लोग करते रहते हैं। इसमें ये हुआ करता है कि हम अपने डेली बेसिस पे खुद को, जो सेल्फ टॉक हुआ करती है, खुद से कॉन्टिन्यूसली हम डिबेट में होते हैं, तो उसमें ये हुआ करता है कि हम खुद को गाइड करते हैं, तो वो एक सेल्फ हेल्प थेरेपी में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा ड्रग्स थेरेपी है, इसमें ये हुआ करता है कि आपको मेडिकेशन से आपके सिम्टम्स को अंडर कंट्रोल आया जाता है, और उसके बाद फिर कुछ मीन्स को यूज़ करके, थेरेपीज को यूज़ करके आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है। अब ये तो हो गई थेरेपीज वगैरह। अब इसमें यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो है, डज थेरेपी वर्क? क्या वाकई थेरेपीज वगैरह, क्या वाकई ही साइकोलॉजिस्ट ये तमाम तरह जो एक्टिविटीज करते हैं, थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, कैसे वाकई पर्सन इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निकल आता है? तो अगर हम ग्राफ वाइज देखें तो यस, इट इज़ ट्रू कि साइकोलॉजिस्ट ने ये जब सर्वे किया गया था कि जिन लोगों एक प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, सेल्फ इंड्यूस प्रॉब्लम में, यानी कि एक्सपेरिमेंट बेसिस में उनके लिए सेम प्रॉब्लम इंड्यूस की गई तमाम तरह लोगों के लिए, और फिर उनसे कुछ को थेरेपी दी गई, कुछ को नहीं दी गई। फिर एट द एंड ऑफ द डे उनको जब रिजल्ट निकाला गया तो जिन लोगों को थेरेपीज दी गई थी वो अबाउट 70 to 80% लाइफ दूसरों से बेहतर गुजार रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप यूँ कह सकते हैं कि थेरेपी इज़ रियली इफेक्टिव। अगर आप लोग थेरेपीज लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए इसमें यह है कि आपने मैथ्स पढ़नी है तो आप कहाँ जाएंगे? मैथ के टीचर के पास, राइट। आपका जो थॉट पैटर्न है, ठीक है, हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ट्रेंड प्रोफेशनल हुआ करता है, जिसका असल काम हुआ करता है कि सम सॉर्ट ऑफ अनबायसनेस को निकाल कर वो आपकी प्रॉब्लम को सुनकर आपको गाइड करे, आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन तमाम तर को रेगुलेट करने में, उनको गाइड करने में, उनको एक पॉजिटिव डायमेंशन दिखाने के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग जरूरत है, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास हुआ करती है। तो वो आपको फिर वो राह पे चलाते हैं, वो राह दिखाते हैं कि अच्छे से इसमें ये है, इसमें ये है, आप इस प्रॉब्लम को इस तरह कर सकते हैं, इस नेगेटिव, ठीक है आपने गलती कर दिया, नो प्रॉब्लम, इस गलती को आप इस तरह सुधार सकते हैं। यानी कि आपकी जो कोप अप की जो एक इंसान को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, वो आपको साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और वो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ जजमेंट, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ यूँ समझ लें कि अपनी किसी भी बायसनेस को इन्वॉल्व किए बगैर हुआ करती है। तो यस, थेरेपीज का इफेक्ट हुआ करता है, और जो लोग थेरेपीज लेते हैं उनसे, आप अगर पाकिस्तान में तो जिसमें ट्रेंड बहुत कम है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। स्पेशल एजुकेशन स्कूल जहाँ साइकोलॉजिस्ट हर जगह इंटर किए जा रहे हैं, इवन एजुकेशनल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं लाइक सादिक, एचिसन, लॉरेंस, मिलिट्री कॉलेजेस, वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट बैठे हुआ करते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें वाकई वर्केबल हैं, ये आपकी लाइफ को वाकई इंक्रीज करती हैं। सो डज थेरेपी वर्क? इन शॉर्ट यस इट डज। अब फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की थेरेपीज जो है वो बेस्ट हुआ करती है। अब ये बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि सर मेरे लिए कौन सी थेरेपी बेस्ट होगी, मेरे लिए कौन सी थेरेपी बेस्ट होगी। अब उनको बंदा कैसे बताएगा? देखिए पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, आपके थॉट पैटर्न डिफरेंट है, आपके इमोशन रेगुलेशन करने की मेथड्स डिफरेंट है, क्योंकि आप एज ए होल ह्यूमन बीइंग ही डिफरेंट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से यूनिक हैं। तो ये कहना, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि दो को सेम प्रॉब्लम है तो लाजमी नहीं है कि एक पर्सन पे सीबीटी एप्लीकेबल है तो दूसरे पे भी हो, मे बी दूसरे पे ना हो, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप पे किसी पे भी कोई एक स्पेसिफिक थेरेपी वर्क ही ना करे, मे बी मल्टीपल थेरेपीज का यूज किया जाए, या किसी थेरेपी का कोई फैक्टर उठाया जाए, किसी थेरेपी का कोई फैक्टर उठाया जाए और उसको यूज किया जाए। मे बी मेडिकेशन प्लस थेरेपी आपको चाहिए हो। तो हर पर्सन का मैनेजमेंट प्लान, ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उस पर्सन का लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, यूनिक है, और पर्सन खुद यूनिक है और डिफरेंट है फ्रॉम डिफरेंट ह्यूमंस, फ्रॉम रिमेनिंग द रेस्ट ऑफ द नेशन।
तो ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होगा। तो ये कहना कि किस टाइप की थेरेपी उसके लिए बेस्ट है, ये बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस कि उसको असेस ना किया जा सके। लेकिन अगर हम जनरल तौर पे बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ थेरेपीज, जिसमें साइकोडायनामिक थेरेपी, गेस्टल्ट, उसके बाद क्लाइंट सेंटर्ड, सिमेटिक, बिहेवियर, कॉग्निटिव, तो ये ऑलमोस्ट तमाम तर जितनी भी थेरेपीज हैं ये 80% के आसपास लाई करती हैं। यानी कि अगर आप थेरेपीज लें और आपको सर्टेन डोमेन में सर्टेन प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को 80% आप रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज या अराउंड दैट मच। लेकिन आई थिंक कि अगर आप लोगों की प्रॉब्लम को या आपको समझा दिया जाए, ह्यूमन बीइंग की एक कैपेसिटी हुआ करती है हमारी कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम लाके रख दी जाए तो हम उसको इजीली टैकल कर सकते हैं और उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो अगर एक थेरेपीज आपको प्रोवाइड की जाए तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम आपको समझ आ जाएगी, आपको मैनेजमेंट प्लान समझ आ जाएगा और फिर उसी को आप किस तरह आगे लेके चल सकते हैं, ये फिर हर पर्सन के अपने जिसको कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग की उसकी एबिलिटी उसमें पैदा हो जाएगी तो वो खुद ही रिजॉल्व कर लेगा। सो दिस वर ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, एंड there are certain some other questions as well, and that's going to be answered by Dr. Mohammad Rais. He's our neurosurgeon, so just give me a minute. एंड वन थिंग, आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे आई एम नॉट श्योर कि हमारे पास इतना टाइम बचेगा कि तमाम तरह क्वेश्चंस के आंसर कर सकें, बट स्टिल आखिर में हम कोशिश करेंगे 5-10 मिनट आप तमाम लोगों के क्वेश्चंस को दें कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछ सकेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी सर, डॉक्टर रूट काइंडली डॉक्टर को होस्ट बना थैंक यू दें। सो मच। यू आर मोर थैंक यू वेलकम सो मैम। मच सर ललित, थैंक यू सो मच। अच्छा, काइंडली आप लोग सब अगेन ज्वाइन कीजिएगा मीटिंग को। हम ये मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो सेकंड गेस्ट हैं डॉक्टर रईस, वो हमें ज्वाइन करेंगे और उसकी जो आगे फर्दर हमारा जो सेशन है वो कंटिन्यू होगा। तो काइंडली आप सब दोबारा ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन पे डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है कि ट्यूमर है तो ट्यूमर की सर्जरी कर ली है, उसके बाद हमने इस चीज की तरफ फोकस नहीं करना। ये लाइक अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है और हेमीप्लेजिया हो गया, लेफ्ट साइड की बॉडी या राइट साइड की हाफ बॉडी काम नहीं कर रही, तो उसके लिए तो लाइफ जो है वो पहले जैसी नहीं रही ना। तो ऑटोमेटिकली जो फिजिकल, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है इस बारे में कि आपका फिजिकल और थॉट्स दोनों साथ चलता है। तो अगर एक इंसान का फिजिकल पॉस्चर जो है, चलना फिरना उसका रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, तो उसकी थॉट्स पे भी तो असर पड़ेगा। तो अल्लाह पाक ने जो हमारा एक ब्रेन के जो लोब्स बनाए हैं ना, उसमें जो फ्रंटल लोब है उसकी बड़ी अहमियत है, ठीक है। तो फ्रंटल लोब हमारा अल्लाह ताला ने एक तो बड़ा बनाया, और इस लोब के बहुत से फंक्शंस है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके इमोशंस भी हैं, मोटिवेशन भी है, इंटरेस्ट भी है, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं। बट मोस्टली आपके जो है ना कॉग्निटिव फंक्शंस इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब स्क्रीन शेयर करने लगे। काइंडली शेयर द स्क्रीन प्लीज। अब कोशिश करेंगे कि इन द एंड के अंदर जो है ना हम थोड़ा सा टाइम निकालें आपके क्वेश्चंस लेने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपके काफी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, तो हम इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे उसके लिए। अच्छा, ये आपके सामने एक स्क्रीन शेयर हो गई है, इसमें आप ब्रेन देखते हैं। एक जो ग्रे शेड के अंदर ब्रेन दिखाया गया है, उसके ऊपर दो जो है वो हैमर्स लग रहे हैं। सो एक तो जो है वो जो हैमर लग रहा है इसके सर को, वो तो आप ऑर्गेनिक कॉज कह सकते हैं कि जनाब वो स्ट्रोक हो गया या हेड इंजरी हो गई है या ट्यूमर की कोई कॉज है। तो सेकंड जो सी है जो उसकी रिकवरी में देर लगा रही है, वो जो चीज है वो आपका डिप्रेशन है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इज देयर एनी एसोसिएशन ऑफ डिप्रेशन विद ट्रॉमेटिक हेड इंजरी, या फिर ये जो पोस्ट स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं या सर्जरी के पेशेंट्स हैं, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स हैं, आपको क्या लगता है, क्या इसके साथ कोई लिंक है? टेल मी गाइस, नॉट अ टफ क्वेश्चन। यस, ठीक है, एग्जैक्टली यस। और ये मैं नहीं कर रहा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इज देयर एनी एसोसिएशन ऑफ डिप्रेशन विद ट्रॉमेटिक हेड इंजरी और पोस्ट स्ट्रोक, ठीक है, और या फिर ट्यूमर के पेशेंट्स? तो इसका आंसर जो है वो है यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट।
नेक्स्ट। यस। अच्छा देखिए, ये बात मैं नहीं कर, ये एक रिसर्च आर्टिकल है जो कि साउथ कोरिया के अंदर उन्होंने रिसर्च की 2011 से लेकर 2017 के जितनी अपनी पब्लिक थी उसके अंदर सारा डाटा कलेक्ट और उन्होंने इंसिडेंस निकाला, इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन आफ्टर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो उन्होंने जो इसका कंक्लूजन निकाला, देयर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी व्हेन विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट डिप्रेशन, therefore continuous awareness with regard to the patient's mental health is needed। तो हमारा जब पेशेंट को जो स्ट्रोक होता है, पोस्ट स्ट्रोक और पोस्ट ट्यूमर या पोस्ट सर्जरी या पोस्ट हेड इंजरी, जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम मेडिकेशन के साथ साथ उनकी जो साइकोथेरेपी है उसके ऊपर भी फोकस करें और उनकी थॉट्स को देखें, उनसे बातें करें और उनको स्पेशलिस्ट लाइक साइकोथेरेपिस्ट जितने भी हैं उनके पास भेजा जाए ताकि वो उनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि उनकी लाइफ पोस्ट स्ट्रोक वैसी नहीं रही जैसे पहले। या अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी आपके फ्रंटल रीजन के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया है फ्रंटल जोन बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। हमारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हेड इंजरी के साथ पेशेंट आया, उसका फ्रंटल लोब के अंदर कंफ्यूजन है, तो वो पेशेंट जो है वो इरिटेबल होगा, समटाइम्स वो गालियां भी निकाल रहा होता है, समटाइम्स वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है जो कि एसोसिएशन ही नहीं बनती। तो पेशेंट के अटेंडेंट्स उनसे कंसर्न होते हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो ऐसा नहीं था, अब अचानक इसको ऐसा क्यों होने लगा। सो फ्रंटल रीजन इज, फ्रंटल लोब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट। और भी रीजन है, लिम्बिक सिस्टम है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है, मल्टीपल रीजन हैं जो कि कनेक्शन बना रहे होते हैं। बट अगर आपको सिग्निफिकेंट इंजरी आपके सीटी स्कैन पे नजर आती है तो फ्रंटल लोब अगर इन्वॉल्व है तो आप मस्त समझें कि पर्सनैलिटी चेंजेस आपके आएंगे ही आएंगे। तो मैं एग्जाम्पल इसकी ये दे देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया और वो जस्ट उसकी कंप्लेन थी एबुलिया। एबुलिया बेसिकली क्या होता है कि वो बुजुर्ग आदमी थे, उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स थे। उन्होंने आके मुझे बताया कि सर ये ना थोड़े घुल मिल नहीं रहे हमारे बीच, जैसे पहले बातचीत करते थे या किस तरह इस तरह करते थे वैसे नहीं हो रहे। मैंने कहा वो बातचीत नहीं करते, कहते नहीं नहीं करते हैं लेकिन कम करते हैं, तो उस तरह से घुल मिल नहीं रहे। तो मैंने सोचा पहले कि ये डिप्रेशन हो सकता है और मैं सोचा कि मेरा, लेकिन आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक कॉज को भी एज अ न्यूरोसर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से रूल आउट करना जरूरी है। तो साथ उन्होंने सेकंड पॉइंट दिया कि डॉक्टर साहब ये बैठे बैठे यूरिन भी पास कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो यूरिन का कंट्रोल आपका जो है ना वो फ्रंटल लोब पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अचानक मेरे जहन में आया कि मैं सीटी स्कैन करवाता हूँ, अगर वो नॉर्मल आता है तो देन जो है मैं इसको साइकोथेरेपी की तरफ भेजूंगा। ठीक है, सो मैंने सीटी स्कैन करवाया तो फ्रंटल लोब के अंदर एक एसओएल था। एसओएल क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, यानी कि वहां पर एक ट्यूमर पड़ा हुआ। तो आपने ये भी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने इस चीज को भी फोकस करना, आप ऑर्गेनिक कॉज को रूल आउट करें, देन आप जरूर पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें ताकि वो उनकी प्रॉपर जो उनकी है ना थॉट प्रोसेस को जो है ना वो इम्प्रूव कर सकें। और अगर वो रेजिस्टेंट टाइप की कोई डिप्रेशन हो तो देन यू एड द मेडिकेशन इन दैट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। यस। देखिए ये पोस्ट स्ट्रोक्स डिप्रेशन के बारे में उसके सिम्टम्स कुछ बताए गए हैं। सेक्स डिफरेंस के अंदर जो है वो मेल में प्री डोमिनेंट है। 1/3 ऑफ द स्ट्रोक सर्वाइवर्स के अंदर होता है। रिहेबिलिटेशन फेलियर हो जाते हैं। क्यों फेलियर हो जाते हैं? उसके थॉट प्रोसेस, वही वाली बात है कि थॉट प्रोसेस उसके इन्वॉल्व है, उसको कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, वो डिप्रेस हो गया है, वो ये सोच रहा है कि अब मैं चल नहीं पाऊंगा, अब मैं कहीं पे अगर कोई फैक्ट्री का काम करता तो लोग कहेगा ये मैं नहीं कर सकता, तो उसकी रिहेबिलिटेशन कराना मुश्किल हो जाता है। सुसाइडल टेंडेंसीज समटाइम आ जाती है डिप्रेशन में। फंक्शनल डिक्लाइन आता है। फंक्शनल डिक्लाइन क्या है? जैसे वो एक आप देखें एक बंदा बनाया हुआ है, वो चेयर को लेकर चल रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि मैं डिपेंडेंट हूँ। तो इसी तरह के केसेस जो से आपके हेड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं या ट्यूमर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स और इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो आपको इस पे फोकस करना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। So the question arises: is psychological effects of brain surgery or head trauma on individual mental health भी क्या क्या हो सकते हैं? इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके? So वेरियस एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है, पेशेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट रेंज ऑफ इमोशंस लाइक फियर है, सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है। वो पहले सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी है। अब उनको ये है कि जो ट्यूमर मेरे दिमाग में हो गया है वो इसकी क्या क्या आउटकम होगा, और आफ्टर सर्जरी ये है कि अब इसके बाद दोबारा रिकरेंस के चांसेस तो नहीं है, अब क्या होगा। तो इन इमोशंस को डील करना। ठीक है सर, कॉग्निटिव चेंजेस आ जाते हैं पेशेंट के अंदर, हेड इंजरी के पेशेंट्स के अंदर या ब्रेन
सर्जरी के बाद उनमें कॉग्निटिव चेंजेस आ जाते हैं, सच एज मेमोरी प्रॉब्लम्स आता है, डिफिकल्ट होता है उनमें कंसंट्रेट करना। इवन हेड इंजरी के पेशेंट्स में आ जाता है जिनमें पोस्ट कंकशन सिंड्रोम आप कहते हैं, तो रीजनिंग एबिलिटी उनकी कम हो जाती है, पर्सनैलिटी चेंजेस हो जाती है, बिहेवियर चेंज। अक्सर मेरे पेशेंट्स हैं लाइक उनकी कंफ्यूजन है तो वो 6 मंथ के बाद फॉलोअप में आते हैं, तो वो बात करते हैं या उनके अटेंडेंट करते हैं, डॉक्टर साहब ये ना अग्रेसिव बहुत हो गया, ये बहुत लड़ता है, हर चीज के लिए लड़ता है, मारता है, ऐसे अग्रेशन उनमें, ये इस तरह का चेंजेस आ जाती है, पहले नहीं था इस तरह की कोई चीज। ठीक है, इसके अलावा एंग्जाइटी डिप्रेशन और डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है उसके बाद इन सारी चीजों की वजह से। जो उनका दोस्त है, तो अगर उसमें एग्रेशन एक किस्म का क्रिएट हो रहा है, तो अपने दोस्त से भी लड़ेगा, अपने फैमिली मेंबर से भी लड़ेगा, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये इनके जो है ना, इनके ऊपर इम्पैक्ट आते हैं। अब स्ट्रेटेजीज क्या है कि हम इनके पोस्ट ऑपरेटिव जो है या हेड ट्रॉमा डिप्रेशन को हम कूप अप कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, जैसे कि एजुकेशन और प्रिपरेशन। आप पेशेंट के अटेंडेंट और पेशेंट दोनों को आप एजुकेट करें कि ऐसे ऐसे सर्जरी है, ऐसे ऐसी चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई हेड ट्रॉमा का पेशेंट है और फ्रंटल कंफ्यूजन है, तो मैं उनके अटेंडेंट्स को बता देता हूँ कि इन्होंने थोड़ा सा मिसबिहेव करना है, ये आपको मार भी सकते हैं, या आपको टांग भी मार सकते हैं। तो आपने थोड़ा सा जो है ना इनके साथ बिहेवियर को एग्रेसिव नहीं करना, ज्यादा जोर से पकड़ना नहीं है, कुछ अर्से तक जो है ये इंप्रूवमेंट आएगी, तो ये अपने आप सेटल हो जाएगा। तो आप एजुकेट करते हैं, पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, अटेंडेंट्स में। पेशेंट अगर उस टाइम नहीं है और अगर पेशेंट बाद में, तो पेशेंट को भी आप एजुकेट कर सकते हैं। जैसे सर्जरी की है कोई, तो ब्रेन सर्जरी के बारे में आप पहले बता दें कि ये ऐसा ट्यूमर है जैसे मेनिंजियोमा है, आपके मेनिंजियोमा को अगर आपको पूरा निकाल देंगे तो ये आपकी रिकरेंस नहीं होगी, आप बहुत बेहतर फील करेंगे, आपकी ये जो टांग है ये ठीक हो जाएगी, आपके ये मसले ठीक हो जाएंगे, या जो मसले नहीं ठीक होने उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो एजुकेट करें और प्रिपेयर करें फॉर डेट सर्जरी और फॉर फ्यूचर। मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट लें इनसे। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में कौन कौन आ सकते हैं, न्यूरोसर्जन है, नर्सिस है, साइकोलॉजिस्ट हैं, या वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। और उसके अलावा अर्ली मोबिलाइजेशन रिहेबिलिटेशन। अब स्ट्रोक का पेशेंट है, उसमें अर्ली मोबिलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में अगर उसमें डिप्रेशन होगा तो वो जगह भी नहीं जाने को उसका दिल करेगा, वो मूव भी नहीं करेगा, ठीक है। सो उसको मोटिवेट करना ये बड़ा जरूरी है, और मोटिवेट कौन करेगा उनको, उनको साइकोलॉजिस्ट करेंगे। एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताना, आपने ये नहीं बता देना फौरन। अगर फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट की हेड इंजरी हुई है, तो आप कहते हैं कि वो पेशेंट के अटेंडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि 24 आवर्स के अंदर वो चलता फिरता आपको नजर आए, बट आप उनको बताएं कि ये थोड़ी चौट है, ये थोड़ा वक्त लेगी, इसको इतनी देर लगेगी। या स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, आप उनको बता सकते हैं कि एकदम से इसका हाथ की मूवमेंट इसकी बिल्कुल पावर 0.5 हो गई है, इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं करेगी, बट इसको एक्सरसाइज और बाकी चीजों के साथ आप इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। पेन मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आप पेन मैनेजमेंट जो है उसको, पेशेंट को पेन को जो है ना वो पोस्ट ऑपरेटिवली जो है ना आप मेडिसिन से इससे आप इम्प्रूव करें। और बाद में आप विजिलेंट रहें, फॉलो करते रहें मॉनिटरिंग के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। अगर पेशेंट को जो है कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट सर्विसेज चाहिए, जैसे काउंसलिंग चाहिए, थेरेपीज चाहिए, तो आप पोस्ट ऑपरेटिव डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए आप सीपीडी के बारे में उन्हें बताएं और उनको रेफर करें पेशेंट को। तो इस तरह इन स्ट्रेटेजीज को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए करके हम न्यूरोसर्जिकल टीम कैन प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू द पेशेंट कोपिंग विद पोस्ट ऑपरेटिव डिप्रेशन एंड एंजाइटी, facilitating a smoother recovery process and improve overall health, ठीक है, ऑफ द पेशेंट। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कि आप अप्रोप्रिएट जो है सपोर्ट और रिसोर्सेज लें रिकवरी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि अगर ये सारी चीजें हम करेंगे तो पेशेंट का जो रिकवरी प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। सो फिजिकल रिकवरी होगी नंबर 1, पेशेंट की इंप्रूवमेंट आने लग पड़ेगी, उसका मोटर फंक्शन इंप्रूव होने लग पड़ेगा, स्पीच इंप्रूव करने लग पड़ेगा, सेंसरी परसेप्शन इंप्रूव करने लग पड़ेगा। तो इस सारी चीजों में सारी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज यूज की जाएंगी, जैसे फिजिकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है। ये फैसिलिटेट करेगा फिजिकल रिकवरी के। कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन बेहतर हो जाएगी। न्यूरोसर्जिकल कुछ प्रोसीजर हैं जो कि कॉग्निटिव चेंजेस लेकर आते हैं, जैसे मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, अटेंशन डेफिसिएंट्स हैं, तो इनको कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में आप इन्वॉल्व करेंगे तो उससे ज्यादा कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव करेगा, तो फिजिकल रिकवरी इंप्रूव कर जाएगी। मेडिकेशन मैनेजमेंट है, उसमें ये आ जाता है कि आपने सीजर्स और पेन कंट्रोल के लिए मेडिकेशन पेशेंट को देनी होती है। कुछ जो सीजर मेडिसिन है उनका कुछ का आजकल पॉपुलर ड्रग है, उनका जो है जो साइड इफेक्ट है वही डिप्रेशन है।
ठीक है, या एग्रेशन है, तो उस एग्रेशन को ट्रीट करने के लिए आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेनी पड़ती है। फैमिली एजुकेट करें, सपोर्ट करें। स्ट्रोक का पेशेंट है, घर पे है, तो उनके फैमिली मेंबर्स को जो है गाइड करें कि इनको आपने कैसे जो है लेके चलना है। ठीक है, उनकी भी इवन आप साइकोथेरेपी करवाना चाहें तो वो करवाएं, ताकि उनको पता हो कि कैसे पेशेंट को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो पेशेंट बेड पे है वो तो खुद है ही डिप्रेशन में, और उसके फैमिली मेंबर्स भी किसी हद तक एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, सो उनकी भी जो है ना वो एजुकेशन और उनको सपोर्ट करना बड़ा जरूरी होता है। कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटरिंग करते रहना है, वो न्यूरोसर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, और उनको कोशिश करनी है कि वो री इंटीग्रेशन इनटू द डेली लाइफ आए, जैसे डेली एक्टिविटीज के अंदर तरफ जाने की कोशिश करें, वर्क, स्कूल, सोशल इंटरेक्शंस, और ये सारे के सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और ये एजुकेशनल काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट करते हैं। ओवरऑल सीकिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड रिसोर्सेज ड्यूरिंग द रिकवरी प्रोसेस following neurosurgery enhances the likelihood of achieving optimal outcome। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना बड़ी इंप्रूव कर जाती है पेशेंट। तो यहाँ पर इस स्लाइड में इसमें वही चीजें थोड़ी सी मेंशन की हुई है हमने क्वेश्चन, सॉरी मैं स्लाइड्स जो सी वो नेक्स्ट नहीं करवा सका। तो ये चीज है कि आप जो पेशेंट्स है उसके अंदर इमोशनल इम्पैक्ट आता है, कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं, वही जो मैंने बातें की हैं, पर्सनैलिटी में चेंजेस आती हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन आता है। तो नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो ये स्ट्रेटेजीज है न्यूरोसर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर जिसके बारे में मैंने बताया कि एजुकेशन आप करें, एजुकेट करें। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट लें आप। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिन टीम के अंदर आप न्यूरोसर्जन, नर्सेज, साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन की सपोर्ट लें, अर्ली मोबिलाइज करने और रिहेबिलिटेशन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट प्लीज। साइकोलॉजिकल सपोर्ट लें। ठीक है, और इन सारी स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करने के बाद, इंप्लीमेंट करने के बाद, न्यूरोसर्जिकल टीम्स कैन प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू द पेशेंट कोपिंग विद पोस्ट ऑपरेटिव डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो इससे रिकवरी प्रोसेस जो है वो स्मूथर हो जाएगा और ओवरऑल जो है वो इंप्रूवमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। तो इम्पोर्टेंस क्या है जो हम बात कर रहे थे कि ये सारे रिसोर्सेज को यूज करने की इम्पोर्टेंस क्या है कि रिकवरी प्रोसेस आपका फास्ट हो जाए। नेक्स्ट प्लीज। सो फिजिकल रिकवरी इंप्रूव करेगी, पेशेंट की फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करेगी, मोटर फंक्शन इंप्रूव करेगा। वो बंदा जो सा है फॉर एग्जांपल स्ट्रोक का है, उसमें एक दोबारा जीने का जो है ना वो एक अंसर पैदा हो जाएगा, नहीं मैं ठीक हो सकता हूँ, आई विल इम्प्रूव। तो कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन पैदा हो जाएंगे, उसकी थॉट प्रोसेस, जैसे कि डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है, रैशनल और इरेशनल। तो इरेशनल की जगह कम होती जाएगी और रैशनल थॉट्स आने लग पड़ेंगे कि हाँ मैं इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा हूँ। चाहे एक कदम जो है वो आगे बढ़ाए, लेकिन एक एक कदम करके जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो फैमिली सपोर्ट एंड एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले जिक्र किया इसके बारे में कि अगर पेशेंट खुद स्ट्रोक का है तो उसके साथ जो उसके केयर टेकर्स हैं या केयर गिवर्स हैं वो भी थोड़े स्ट्रेस होते हैं, तो उनकी भी थोड़ी बहुत उनकी भी काउंसलिंग करनी चाहिए, उन्हें भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे हो सकता है कि वो अगर साइकोथेरेपी अगर पेशेंट की हो रही है तो वो साथ में थोड़ी उतनी भी उसके बारे में एजुकेशन लें कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पेशेंट को भी इंप्रूव कर सकते हैं और अपने आप को भी किसी भी एग्रेशन या डिप्रेशन से बचाएं। कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करना होता है हम लोगों ने ऐसा न्यूरोसर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फेक्शन, हेमरेज, और डेली लाइफ में हमने कोशिश करना है कि पेशेंट एज सुन एज पॉसिबल अपनी डेली एक्टिविटीज के अंदर जो है ना वर्क, स्कूल, जो भी है सोशल एक्टिविटीज में दोबारा जो है ना वो शामिल हो जाए, और वो तभी हो सकता है जब इन सारी चीजों पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है अगर इन सारी चीजों को हम फोकस करेंगे तो ही पेशेंट इंप्रूव करेगा। सो एक एक एंड पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक कॉज को जो है आपने रूल आउट करना है। ऑर्गेनिक कॉज के बाद आपने जब डिप्रेशन और एंजाइटी इन पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है तो आप इसको लाइट नहीं लेना। ठीक है, उसको आपने इस तरह के जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, ट्यूमर के पेशेंट्स हैं, वो भी डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते हैं, तो उसके लिए जो है ना आपने साइकोथेरेपी को फर्स्ट प्रेफर करना है और आपने साइकोलॉजिस्ट को जाके चेक करवाना है।
ठीक है, ताकि उनके थॉट प्रोसेस बेहतर हो। और अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आती या फिर रेजिस्टेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली जो साइकोलॉजिस्ट है वो रेफर बैक करेगा कि जनाब आप मेडिकेशन भी ऐड करें, ठीक है, इसकी साथ जरूरत है। ठीक है। और आज का सेशन का जो मकसद था ना, मेन वो मकसद यही था कि हम एंजाइटी और जो है डिप्रेशन, उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि जो है ना लोगों को पता चले कि एंजाइटी और डिप्रेशन है क्या चीज, हमारे डॉक्टर्स को पता चले कि एंजाइटी और डिप्रेशन कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है कि आप किसी को बताते हुए शर्म महसूस करें। तो आपको जो है ना वो फौरन जो है वो इसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए जो है ना वो लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग। ठीक है, अब एंड पे जो है वो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं सारों के, अगर मेरे कोलीग्स जो से हैं वो इसके ऊपर हैं कि हम सेशन के एंड पे थोड़े क्वेश्चंस ले लें। थैंक यू सो मच। जी गाइस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी एंड? किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो दिस इज योर टाइम, यू कैन आस्क अस एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क एनी वन ऑफ अस। हम तीनों अवेलेबल हैं अभी, और इंशाल्लाह फिर या कोई रिकमेंडेशंस अगर आप लोगों के तो वो भी दे सकते हैं हमें अभी। सो गो ऑन।